साथियों, इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम 2018 लेवल 2 संस्कृत भाषा सेकंड के पेपर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसारम का पद्धति उपकारिका अभवत। संस्कृत अध्यापन के लिए भंडारकर की मत के अनुसार कौन सी पद्धति उपकार हुई? तो संस्कृत अध्ययन के लिए डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इनका जीवन काल था 1837 से 1925 में। इन्होंने व्याकरण अनुवाद पद्धति दी थी। ऑप्शन 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कस्यां पद्धतौ शिक्षणं सर्वं मौखिकम आसीत्। कौन सी शिक्षण पद्धति संपूर्ण रूप से मौखिक थी? परंपरागत पद्धतौ यानी परंपरागत पद्धति पूर्ण रूप से मौखिक थी। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न होता है। तो सभी भाषाओं के लिए जो अंतिम प्रयत्न होता है वो लेखनम होता है, लिखना। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृतम अस्ति यानी संस्कृत भाषा में सूत्र होते हैं और इस कारण संश्लेषणात्मक भाषा संस्कृत है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। श्याम फलकस्या अधिकाधिक उपयोगेन निमित्तं परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। यानी ब्लैक बोर्ड का अधिक से अधिक उपयोग का परामर्श कौन से सिद्धांत में है? तो ये है रुचि के सिद्धांत में। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने के लिए। बाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम? यानी वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना आदि किस में आते हैं? तो ये आते भाषणम यानी बोलने के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। छात्राः श्रवण अपेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। तो छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और यह परामर्श विद्वान है। तो यह परामर्श है पठन कौशल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। लौकिकानां हि साधूनामार्थं बाग अनुवर्तते इत्यादिकं पद्यम कुतः गृहीतम। यानी संसार में लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं, साधुओं की वाणी का अनुसरण करते हैं। यह पद कहाँ से लिया गया है? तो यह उत्तर रामचरितमानस से लिया गया है। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति। यानी आकाशवाणी श्रव्य साधन है। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांते भवति। इन पाठ्य पुस्तक निर्माण में आंतरिक पक्ष के लिए सिद्धांत है। तो इसमें रोचकता का सिद्धांत भी होता है, सौद्देश्य भी होता है, व्यवहारिकता। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वोक्ता त्रयपि रिक्त स्थान पूर्णम सत्य असत्य निर्णयम बहु समाधान प्रश्नाश्च इत्येते प्रकारा कस्या परीक्षाया सन्ति। तो जो कस्या है यह पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है स्त्रीलिंग में।
तो रिक्त स्थान पूर्ति, सत्य असत्य निर्णय, बहुवैकल्पिक प्रश्न आदि किस प्रकार की परीक्षा के है? तो किस प्रकार की परीक्षा में होते हैं? तो ये होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो सलाका परीक्षा में क्या करता है? प्राचीन काल में शिक्षक के पास एक सोने की छड़ होती थी, उसको वह पुस्तक में जहां पर ही डाल देता, वहीं से बालक पाठ को बोलना शुरू कर देता था बिना देखे। शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्दस्य को अर्थम, यानी शिक्षा क्षेत्र में उपचार शब्द का अर्थ है सर्वविध दोषाणाम निराकरणम, यानी कि सभी विधियों के दोषों को मिटाना। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। स्वातंत्रतात्परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकन निमित्तम सर्वप्रथम कदा अनुशंसितवती, यानी स्वतंत्रता के बाद आचार्य नरेंद्र देव समिति की बहुविध मूल्यांकन का सर्वप्रथम कब अनुशंसा की गई थी, यानी सबसे पहले कब प्रशंसा की गई थी? तो 1952 में की गई थी, द्वितीय गठन में। प्रथम गठन किया था 1939 में। तो यहाँ इसका ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, इसलिए बाउंस दिया गया है इसका। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कतवें वर्षे आंतरिक मूल्यांकन उपरी बलम दत्तम, यानी शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कौन से वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया था? तो ये बल दिया था 1975 में, यानी 1975 वर्ष में दिया था। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, और तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 29 जुलाई 2020। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी। क्वेश्चन के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना का कब संगठन हुआ? तो ये हुआ था 1968 वर्ष में, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। महीभुजा पद में पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। महाकवि इत्यत्र यह समास है, यानी महाकवि में कौन सा समास है? तो महाकवि में देखो विभक्ति चिन्ह भी नहीं है, विभक्ति चिन्ह को लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होगा, और कवि की विशेषता भी है, इसलिए कर्मधारय समास होगा, और ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। वक्तुम इत्यत्र कह प्रत्यय, यानी वक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्तुम में तुम शेष रहता है, तो तुम कौन से में रहता है? तुमुन प्रत्यय में शेष रहता है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। और कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, और कतुम और तुम कोई प्रत्यय नहीं होते। अद्यापि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुते, इति मतलब होता है इस प्रकार, यानी इस प्रकार के पद का संधि विच्छेद करना है। तो अद्य प्लस अपि, यानी स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका आंसर। भवेत इत्यत्र के लकार प्रयुक्त, भवेत में एक ही मात्रा लगी हुई है धातु के ऊपर, अतः यह विधिलिंग लकार होगा, यानी बीचों बीच में एक ही मात्रा लगी हुई है। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। भूषयन्ति इत्यत्र कै लकार है प्रयुक्त है? पठती पठते पठन्ति,
यानी कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। बाण्येका इत्यत्र कह संधि। बाणी प्लस एका यानी ई को मार यकर वा कर दो यण संधि। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। स्नानम इत्यत्र कै प्रत्यय। तो नम है, नम प्रत्यय है, तो नम होकर के लूटो यानी कि ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। सत्री प्रत्यय का होता है अत अंति अन। कत का तह ता तम। और सानच प्रत्यय का होता है आने है माने है सान है आण है माण है साण है। केयुराणी इत्यत्र किम लिंगम। तो केयुराणी एक आभूषण है जिसको बाजूबंद कहते हैं। यह नपुंसक लिंग का है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृत अनुवाद करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अव्यय, द्विकर्मक धातु और उपसर्ग हमेशा द्वितीय विभक्ति में आते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह गुरु से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर पूछना प्रच्छ यानी द्विकर्मक धातु है, अतः गुरु और प्रश्न में द्वितीय विभक्ति आएगी और कर्ता में तो प्रथम विभक्ति आएगी। तो सह गुरुम प्रश्नम पृच्छति। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें वाक्य कर्म वाच्य का दे रखा है, इसको भाव वाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्ता तृतीय विभक्ति का दे रखा है, इसको प्रथम विभक्ति का करना है, तो प्रथम विभक्ति हो जाएगी इसकी अहम। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसके अनुसार ही क्रिया आ जाएगी। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, तो इसका हो जाएगा खादामी। जबकि यहाँ पर खाद्यंते दे रखा बहुवचन क्यों था, क्योंकि इसमें फलानी दे रखा, फलम फले फलानी। फलानी बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी इसमें बहुवचन की ही आई है। तो अब इसका हम कर्मवाच्य बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, अहम फलानी खादामी। कर्मवाच्य में फलानी प्रथम विभक्ति, कर्तृवाच्य में फलानी द्वितीय विभक्ति। च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। यानी च इस प्रकार के वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कै च कंठ तालु, तो इसका तालु हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका आंसर। जहां वाक्य में अव्यय, उपसर्ग और द्विकर्मक धातु आ जाए वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम प्रश्न में देखते हैं, सह तस्य अनुगच्छति। तो यहाँ अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अतः तस्य में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो सह तम अनुगच्छति। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। सत्संगति कथेया कथन किम ने करोति पुंसाम। तो यहाँ ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये सूक्ति का क्वेश्चन था। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद एक ही है जिसको आर्य छंद कहते हैं, और इसकी चारों पदों में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। और अर्धसमृद्ध छंद है वियोगिनी छंद। इसके 2 पद समान होते हैं, पहला तीसरा और दूसरे चौथे पद में वर्णों की संख्या समान होती है। इन दोनों छंदों के अलावा बाकी के जो छंद है उनके प्रत्येक पद में वर्णों की संख्या समान होती है। अब हम इस क्वेश्चन में प्रत्येक पद के वर्णों को गिनते हैं।
तो गिनने के बाद हमें पता चलता है कि प्रत्येक पद में वर्णों की संख्या 19 है। और जो 19 है तो इसका एक ही छंद है, शार्दुल विकिरणित छंद। तो इसका ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। शिखरिणी, मदाक्रांता और हरिणी में वर्णों की संख्या 17 होती है और बसंत तिलका में 14 वर्णों की संख्या होती है प्रत्येक। साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों के पास में पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।